हम सारे मिलकर फंड रेजिंग करेंगे और फिर उस फंड को सैलाब मुतासरीन के लिए हम खर्च करेंगे। हमने एक चीज का तहैया किया सब लोगों ने मिलकर कि हमने किसान को वापस खड़ा करना है, खासतौर पे छोटे किसान को जिसकी फसल तबाह हो गई, जिसका खेत तबाह हो गया। हम उसे कैसे सहारा दे सकते हैं? नए बीज के साथ, खाद के साथ, उसकी फसल के अंदर हल चलाकर, और बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं, वो भी हमने करने हैं। लेकिन पहले जो है वो रेस्क्यू का काम है, रिलीफ का काम है, उसके अंदर हम जो कर पाएंगे पहले वो करेंगे। और ये सारी चीजें ग्राउंड पे अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हम खुद ग्राउंड के ऊपर हमारी टीमें ये काम कर रही हैं और आने वाले दिनों में हम बड़ी तेजी से ये काम करेंगे। और इसके लिए ये एक टेलीथॉन जो आज शुरू हो जाएगी रात 8 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, और ये हम तकरीबन 5 घंटे इसको 5 से 6 घंटे में इसको जारी रखेंगे। और ये सारे लोगों के मैंने नाम लिए, ये लोग हमारे साथ इसमें मौजूद होंगे। सूरत हाल क्या है नाज़रीन? पंजनद में 5 घंटों में 1 लाख से क्यूसिक से ज्यादा का पानी जो है उसमें इजाफा हो गया है। 6 लाख क्यूसिक से ऊपर का रेला इस वक्त पंजनद से गुजर रहा है। हेड गंदा सिंह में पानी में लगातार इजाफे का रुझान हो रहा है। हालांकि इंडिया में बारिशें रुकी, इसके बावजूद जो पानी का फ्लो है, जो पीछे से पानी आता चला जा रहा है, वो रुक नहीं रहा। और अभी इतला आई है कि इंडिया में मजीद बारिशें आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगी, जबकि पाकिस्तान में अगले 2 से 3 दिन में बहुत तेज बारिशों की और तूफानी बारिशों की पेशन गोई है। बेशतर इजला के अंदर ये बारिशें हो सकती हैं, ये 9 सितंबर 10 सितंबर इन दिनों के अंदर। तो सूरत हाल अभी गंभीर है और हमें किसी बड़े चैलेंज का खुदा न खास्ता सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो अब तक की है डिटेल वो मैंने आपके सामने रखी। मुल्तान में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। वहां पे जलालपुर पीर वाला का जो मुख्तलिफ बंद थे, जो ब्लॉकेज लगे हुए थे पानी के आगे, वो टूट गए हैं। और उसके बाद दर्जनों देहात और दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। ये पीर महल का इलाका पूरा का पूरा डूबा हुआ है। मुल्तान की सराउंडिंग में जो एरियल व्यू लिया है मीडिया के लोगों ने, उससे पता चलता है कि सारे के सारे इलाके डूब गए हैं और वहां पे इमरजेंसी नाफिज की गई है। पंजाब हुकूमत ने भी ये कहा है कि इस तरफ जाने से गुरेज करें लोग और इंतजामिया की बात माने। मसाजिद के अंदर ऐलान करवाए गए हैं, क्योंकि इससे पहले किसी को आइडिया नहीं था कि ये एरिया डूब जाएगा, लेकिन पानी इतनी शिद्दत से आ रहा है कि वो कंट्रोल नहीं किया जा सका। इंडिया में भी इसी तरह हुआ है, वहां बहुत बड़ी तबाही हुई है। और सतलुज में इंडिया ने फिर पानी छोड़ा, उन्होंने उसकी बाकायदा वार्निंग जारी की। वो वक्तन फवक्तन वार्निंग दे रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं, जबकि इंडिया के अपने अंदर एक बहुत बड़ी तबाही आई है। यानी जितना जानी नुकसान पाकिस्तान में हुआ, इससे ज्यादा जानी नुकसान इंडिया में हुआ है। जितना मवेशियों का नुकसान पाकिस्तान में हुआ, इससे ज्यादा मवेशी हमने इंडिया में बहते हुए देखे हैं। बल्कि बहुत सारे मवेशियों की लाशें उनकी बहती हुई पाकिस्तान आ गई हैं। बल्कि उनकी कुछ डेड बॉडीज के बारे में खबरें चल रही थी कि इंडिया के साथ दरिया में वहां से कुछ डेड बॉडीज पाकिस्तान भी पहुंची हैं, इंसानों की भी। एहसन इकबाल साहब जो हमेशा बड़ी लंबी प्लानिंग करते हैं, लंबी बात करते हैं, तो एहसन इकबाल साहब ने बताया और ये इस बात का एतराफ किया कि सैलाब ने हमें 30 साल पीछे धकेल दिया है। ये एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये वो कह रहे हैं हमारी 30 साल की जो मेहनत है वो सैलाब बहाकर ले गया है। सैलाब से सड़कें, रस्ते, पुल और देहात सारे हमारे तबाह हो गए हैं। ये एहसन इकबाल साहब ने कहा। फिर एक और जगह पे एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि ये भारत ने हमसे बदला लिया अपनी शिकस्त का। देखिए, भारत के अंदर जो तबाही हुई है वो पाकिस्तान से ज्यादा हुई है। उनका किसान पाकिस्तान से ज्यादा मुतासर भी हुआ है, उनके देहात, उनकी फसलें भी तबाह हुई हैं, उनके मवेशियों का नुकसान बहुत बड़ा है, जानी नुकसान भी भारत में बहुत बड़ा हुआ है। तो उनका नुकसान हुआ और हमारा भी नुकसान हुआ। इसको आबी जारहियत नहीं कह सकते, ये बात पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुद अपने मुंह से कह चुके हैं। अब इंडिया में डाल के तो आप नहीं बच सकते ना। जो बंदोबस्त आपने करना था, दरियाओं के रास्ते में सोसाइटियां बन गई, उनके रास्ते रोक लिए गए, ये तो होना था। फिर एक कुदरती आफत है, बहुत ज्यादा पानी आया, तो डेफिनेटली उसने अपने रास्तों से गुजरना था। जब आप रास्ते ब्लॉक करेंगे तो पानी अपने रास्ते बदलेगा। तबाही तो ज्यादा इंडिया में आई है, पाकिस्तान ने तो ऐसा लगता है खुद तबाही को दावत दी है। हमारी बैड गवर्नेंस की वजह से, नाकिस प्लानिंग की वजह से भी हमें मार पड़ी है। तो नाजरीन, इस वक्त यानी इंडिया में तो बारिशें उसी वक्त हो रही थी ना, वहां तो सैलाब का उनको आइडिया नहीं, मौका ही नहीं मिला संभलने का। लेकिन हमें तो पहले से हम आगाह हो गए थे कि इतने दिनों के बाद आ रहा है। इसके बावजूद हम अपने मवेशियों को, अपने लोगों को, अपने नुकसानात को कम करने में हम कामयाब नहीं हुए। ये एक एहसन इकबाल साहब का एतराफ है बैड गवर्नेंस का। यानी अब वो सैलाब के खाते डालेंगे अपनी सारी नाकामियों को। ये जो आगे आने वाले दिनों में महंगाई आएगी, जो बेरोजगारी आएगी, जो गुर्बत आएगी, जो परेशानी आएगी, एहसन इकबाल साहब ने उसको सैलाब के खाते में डाल दिया। बांग्लादेश में बहुत सैलाब आते हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम 30-40 साल पीछे चले गए।
वो दोबारा खड़े होते हैं, फिर से अपने आप को बनाते हैं और 2 साल के बाद पता भी नहीं चलता कि वहां कोई मुसीबत आई थी। अब इंडिया में पाकिस्तान से तकरीबन आप एक जैसा कर ले चले, जैसा सैलाब पाकिस्तान में आया वैसा ही इंडिया में भी आया, लेकिन इंडिया में किसी ने नहीं कहा कि वो 30 साल पीछे चले गए। आप 1-1.5 साल के बाद 2 साल के बाद देखिएगा इंडिया में सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हुकूमत अवाम के ऊपर ही छोड़ देती है, वो मुतासरीन के ऊपर ही छोड़ देती है कि अपनी कमर खुद ही सीधी करो, अपना इलाका खुद ही ठीक करो, अपने मामलात को खुद बेहतर करो, लिहाजा यहाँ पे फिर चीजें जल्दी ठीक नहीं होती। तो इस तरह के बहाने बनाए जाते हैं, जनाब सैलाब की वजह से हम तबाह हुए, वरना हम तो बहुत कोई स्विट्जरलैंड बनने जा रहे थे। अब ये चीनी का, गंदम का और चावल का जो हालिया बहरान है, ये याद रखिएगा सैलाब से पहले का है। ये जो गंदम वाला इन्होंने पाकिस्तानियों को चूना लगाया और किसान को खास तौर पे, ये सैलाब से पहले का है। ये चीनी वाला स्कैंडल सैलाब से पहले का है। और ये जो हालिया बहरान पैदा हो गया हमारे सरों के ऊपर, ये चावल का भी, ये इनकी वजह से है और इनकी मेहरबानी की वजह से है। लिहाजा एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि 30 साल पीछे हमें धकेल दिया, ये एक बिला वजह कहानी है। अगर हुकूमत अपना पूरी तरह से बंदोबस्त करे और अपनी पूरी एफर्ट लगाए और सब्सिडीज फराहम करे और अपनी पूरी तवानाइयाँ यहाँ पे खर्च करे, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तानी बहुत मेहनती हैं, जल्दी इसमें से निकल जाएंगे। आप देखिएगा भारत इससे कैसे निकलेगा, आप देखिएगा बाकी मुल्क जहां पे सैलाब आता है वो इसमें से कैसे निकलता है, बांग्लादेश में आता है वो भी इसमें से निकल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इसको भी एक, ऐसा लगता है इस हुकूमत ने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया है। नादरीन, एक और मेरे पास यहां पे एक खबर है, अकबर बाजुआ साहब ने खबर दी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, एक वीडियो है, उसमें नजर आ रहा है कि कुछ पाकिस्तानी किसान खड़े हैं, देहाती लोग खड़े हैं, एक पीछे जो है वो पानी की बेड़ी एक खड़ी हुई है, पानी के ऊपर एक कश्ती चलती है ना, एक बेड़ी भी चलती है। वो सज्जाद अली के गाने में शायद आपने सुना होगा, जो लोग नहीं जानते कि बेड़ियां, तो ये बेड़ी जो होती है ये पानी के ऊपर चलती है और इसको एक लंबे डंडे के साथ चलाते हैं, जमीन में उसका वो दरिया के नीचे जाके वो लगता है 30-30, 25-25 फुट लंबा एक डंडा होता है, उसके जरिए से इसको ले जाते हैं। बाद औकात कोई चप्पू से भी चला लेते हैं छोटी बेड़ी को, लेकिन ये डंडे के साथ चलती है ज्यादातर। और इसके अंदर ट्रैक्टर ट्रालियां भी ले जाते हैं, जानवर भी ले जाते हैं, इसमें बहुत वजन आप डाल सकते हैं बेड़ी के अंदर। ये हमारे दरियाओं पे बहुत है यहाँ पंजाब में। तो एक बेड़ी पीछे खड़ी है और उसमें वो किसान उतर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जनाब हम इंडिया वाली साइड पे गए थे, वहां से हम चारा काट के लाए। तो वो जो पूछने वाला है वो पूछता है कि इंडिया से चारा काट के लाए? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम वहां से लेकर आए। उन्होंने आपको मना नहीं किया? वो कहता है जी उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा देखिए अगर आपके जानवर इससे जिंदा बच सकते हैं तो आप काट कर ले जाए, हमारे ये कंडों पे किनारों पे जो चारा जितना लगा हुआ है ये आप ले जाएं काट के और जाके अपने जानवरों को आप दें। वो कहता है उन्होंने मना नहीं किया हमें, बल्कि वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि एक मुसीबत आई हुई है, एक परेशानी है, अगर ये पाकिस्तानी है तो क्या हुआ, जानवर इनके मर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं पहुंची, हमें पाकिस्तान वाली साइड से कोई चीज नहीं मिली, हम इंडिया वाली साइड पे जाते हैं, चारा काटते हैं। उसने पूछा बीएसएफ आपको मना नहीं करती? तो उन्होंने कहा जी वो हमारी मजबूरी समझते हैं। वो कहते हैं अगर आपका इससे गुजारा होता है तो आप काट कर ले जाओ। तो हम जाते हैं और जाकर काट कर ले आते हैं। ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है। और देखें दोनों तरफ बॉर्डर के एक ही तरह के लोग रहते हैं। अच्छी बात यह है कि इंसानियत के नाते